मॉम कैसी हो? फोन पर रीना की चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू कैसी है? मॉम वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपा रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है मॉम। हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 रुपये आप दे दें तो बाकी का हम अरेंज कर लेंगे। तुरंत उसने अपनी बात पर आते हुए कहा, बेटी तुम तो जानती ही हो अभी तुम्हारे विवाह पर कितना खर्चा हुआ है। लोन लिया है, उसे भी चुकाना है। ऊपर से सीमा की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। कविता ने बात वहीं समाप्त करने की गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है मॉम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन मम्मी डैडी से बात जरूर कर लेना। रीना ने तुरंत उत्तर दिया। रीना ने फोन रख दिया था। एक बार फिर कविता की आंखों में सोनापन उतर आया था। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है, और अब एसी की डिमांड। उसे इतना एहसास नहीं है कि उसके माता पिता ने उसके विवाह में जो खर्चे किए वो कैसे किए और कहां कहां से किए हैं। यह सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। उसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरा करते हुए यह नहीं सोचते कि जीवन में जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी होंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वे इन कांटों को सहन पाएंगे? सोचते हुए कविता ने एक लंबी सांस ली। विनीत ऑफिस तथा सीमा कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ भी नहीं था, अतः वह सदा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यहीं व्यतीत होता था। यह वहीं बैठकर अखबार पढ़ने के साथ सिलाई बुनाई कढ़ाई तथा किरोसिए का काम भी किया करती थी। अपनी बनाई चीजों से घर को सजाना उसकी हॉबी थी। सामने पार्क है, हरियाली तो मन मोहती ही है। पार्क की चहल पहल में वह न केवल उनके सारी परेशानियां भूल जाती थी, वरन अकेलापन भी नहीं महसूस होता था तथा काम भी हो जाता था। और आज भी कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज की वही मार काट तथा उटपटांग वाली राजनीति से भरे अखबार में उसका मन ही नहीं लगा। स्वयं को तानामुक्त करने के प्रयास में वह कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। न चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उसकी आंखों के सामने उड़ उड़कर उसे बेचैन करने लगे। रीना और सीमा उसकी बेटियां हैं। प्रारंभ से ही वह उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही थी। चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर बने देश भ्रमण का टूर, उसने उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी अनेक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती, फिर भी अफसोस नहीं हुआ, वरन यह सोचकर खुशी होती रही कि वह अपना कर्तव्य की भांति निर्वहन कर रही हैं, जिसके कारण उसकी बच्चियां स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण में पल रही हैं। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही तो बच्चों के मन में कूटा पैदा कर देती हैं। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुट उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने बच्चों के कमरे में लगवाया, बाद में अपने। वर्षों बाद जब एसी खरीदने का विनीत का मन बना, तब पहले एसी भी उसने रीना और सीमा के कमरे में यह सोचकर लगवा दिया कि कहीं उनके मन में यह ना आए कि मम्मा पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उसके मैट्रिक करते ही उसने उसको बाइक खरीदवा दी, जिससे वो ठीक से पढ़ पाए, वरना किसी ऐसे ना हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने में साइकिल से आने जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई में बंदित होने लगे। वह सोच नहीं पा रही थी उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो रीना उसे समझना ही नहीं चाह रही थी। अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग को पूरा करते समय यह एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज़ की उसने मांग की है, क्या वह उसके लिए आवश्यक है या दूसरों को दिखा देखी उसको लेना चाह रहा है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वे अपनी अनुचित मांगों को अंकुश रख सकें। प्रारंभ से ही हर आरंभ से उन्हें दूर रखने के प्रयास के कारण ही रीमा और सीमा थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्मक्रोधित होती जा रही थी। अपनी इन्हीं इच्छाओं पर उनकी सहमति को मोहर लगाने की उनकी आदत पड़ गई थी। वह यह सोचकर उनकी इच्छा के आगे झुकती गई कि वे बच्ची हैं। अगर वे अपनी मांगे उसके सामने नहीं रखेंगी तो किसके सामने रखेंगी? धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उससे परेशान होकर कभी कभी उनकी ऐसी जिद जिसका पूरा करना उस समय उनके लिए संभव नहीं होता था, वह उन्हें यह कहकर समझाने का प्रयास करती कि बेटा, इस समय तो यह संभव नहीं है, बाद में दिलवा देंगे। यह थोड़ा बहुत जो बचत कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। यह हमारा जो है वह तुम दोनों का ही है। इस पर वे कहती, मम्मा अगर हमारा ही है तो अभी हमारी इच्छा पूरी करवा दीजिए ना, बाद में पता नहीं आवश्यकता हो या ना हो। उनके असहयोगात्मक रूप देखकर उनकी खुशी के लिए विनीत मन मारकर सेविंग करके पैसे निकालकर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे।
पर अब लग रहा था कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा असुविधा या आवश्यकता पर ही ध्यान दिया जाता था। यह नहीं सोच पाती थी कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता पिता को जो न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सीमा छोटी होने के बावजूद भी रीना की तुलना में बहुत समझदार थी, जबकि रीना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। कविता ने सुना था कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हैं, उन्हें कभी कोई दुख नहीं देती, घर में काम में माँ का हाथ बटाती हैं। पर उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। रीना सीमा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। रीना जहाँ पढ़ाई में अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रहती, वहीं सीमा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उसकी पेंटिंग की कई प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी थी तथा सराही भी गई थी। दोनों ही अपने अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहती कि उनके पास बैठने या बातों का अब उनके पास समय ही नहीं रहता था। उनके आसपास आती तो सिर्फ काम से, ये जब उनके पैसे चाहिए होते। घूमने फिरने के बावजूद रीना ने दिमाग अच्छा पाया था, अतः पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टरी की प्रतियोगिता परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, दबंगी भी होती गई। मुंह से इच्छा निकली नहीं कि पूरी होने ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी कविता उनकी इस आदत पर टोकती तो विनीत कहते, अभी बच्ची है, अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेंगी तो कहाँ करेंगी, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान होती हो, बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेंगी। कहना चाहकर वह नहीं कह पाती थी। समय के साथ सब ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी कभी अंत होता है? वह तो सुरसा के मुंह की बातें बढ़ती ही जाती हैं। उनके चेहरे पर खुशी देखकर विनीत कहते, तुम व्यर्थ परेशान होती हो, इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। वे खुश तो हम खुश, पैसों का क्या, वह तो हाथ का मैल है, जब हैं तभी तो खर्च कर पा रहे हैं। खुशी तो सिर्फ इतनी सी, वे दोनों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही थी। उनके उन्नत भविष्य को देखकर सोचती, क्या अंतर है आजकल लड़के और लड़कियों में। व्यर्थी लोग लड़की होने पर मातम मनाते हैं, वरना आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई थी। कई लड़के देखने के पश्चात नवीन पसंद आया, वह भी डॉक्टर था। सपनों को पंख तब लगे जब उसने तथा उसके घर वालों ने रीना को पसंद कर लिया। इससे भी अधिक प्रशंसा की बात यह थी कि उसकी कोई मांग नहीं थी। तारीख तय होते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घर की पहली शादी थी, अतः कविता और विनीत अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन वह और विनीत विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि रीना आ गई। लिस्ट देखकर बोली, डैडी आपने इसमें माइक्रोवेव तो लिखा ही नहीं है। हाँ, 56 इंची वाला स्मार्ट टीवी दीजिएगा, वरना उसके बिना मजा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। रीना का अब सारा समय फरमाइशों और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा। विवाह का जोड़ा उसने 50,000 रुपये का पसंद किया था। गहने और सामान तो ठीक है, पर पूरी जिंदगी में 4-5 बार से अधिक ना पहने जाने वाले लहंगे पर इतना पैसा खर्च करना कविता के संस्कार मन को चुभा। ना चाहते हुए भी कविता के मुंह से निकल ही गया, बेटा लहंगा कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है क्या, कोई दूसरा देख लें। तुम भी माँ, विवाह आखिर एक बार ही तो होता है, मुझे तो यही पसंद है। देखो पिंक शिफॉन के इस लहंगे में कितना जेनुई जरदोई वर्क किया गया है। विवाह के जोड़े के पश्चात साड़ियाँ भी उसने महंगी ही पसंद की। 21 साड़ियाँ देने की बात कही तो पहले वह तुनकी, फिर कहते हुए मान गई कि तुम ठीक कहती हो माँ, साड़ियाँ तो कभी कभी ही पहनूंगी। अस्पताल जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या जींस टॉप ही चाहिए। इतने सलवार सूट तो हैं तुम्हारे पास, वही ले जाना। कविता ने कहा, मम्मा ये सब तो पुराने हैं, पहली बार पुराने सूट लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें बाद में ले जाऊंगी। बात तो उसकी भी ठीक थी, अतः उसने कई जोड़ी मनपसंद सलवार सूट भी खरीदे। उसके बाद मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, नैन पॉलिश, पर्स और चप्पलों का दौर प्रारंभ हुआ। जेवर, घर का फर्नीचर भी उसने अपनी पसंद का लिया। कविता को लग रहा था इतना अंतर आ गया है आज और कल में। एक उसका समय था जब विवाह में लेने देने की बात उठते ही लड़कियां उठकर चली जाती थी, लेकिन आजकल वे इसमें खुलकर हिस्सा लेती हैं, वरन अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हुए लिस्ट में फेरबदल भी करवाती हैं और हिचकती भी नहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उसकी जागरूकता है या लोलुपता। रीना की फरमाइशों को सुनकर विनीत भी तनाव में आने लगे थे। यद्यपि उन्होंने अत्यंत योजनाबद्ध रूप में प्लानिंग की थी, पर रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई में काफ़ी खर्चा हो गया था तथा इसी बीच सीमा के इंजीनियरिंग में आने के कारण उसकी फीस के साथ हॉस्टल का खर्चा भी देना पड़ रहा था, जिसके कारण उसकी कुछ भी बचत नहीं हो पा रही थी। अब विवाह के लिए उसको पीएफ से रकम निकलवाने के अतिरिक्त बैंक में भी लोन लेना पड़ रहा था। रीना के विवाह पर होते खर्च को देखकर
कविता को महसूस हो रहा था कि लोग सच ही कहते हैं कि लड़के लड़की में अंतर होता है। लड़की की पढ़ाई में तो खर्चा ही होता है, विवाह में भी खर्चा करना ही पड़ता है। लड़के के विवाह में खर्च किया पैसा घर में ही रह जाता है, जबकि लड़की के विवाह में घर खाली हो जाता है। शायद इसीलिए लड़की के होने पर मातम मनाया जाता है। अचानक उसे स्वयं अपने विचारों पर वितृष्णा होने आई। किस जमाने की बातें सोच रही हो? वह जो कुछ भी दे रही है रीना के सुख के लिए ही तो दे रही है, फिर अफसोस क्यों? बार बार मन को समझाती, पर फिर भी न जाने क्यों रीना की नित नई फरमाइशें सुनकर मन बिदक उठता। कैसी लड़की यह है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि उसके पिता विवाह के लिए क्यों इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पा रहे हैं? पैसे कोई पेड़ों पर तो नहीं उगते हैं कि जितने चाहे तोड़ लो। उसकी नित नई फरमाइशें सुनकर एक दिन सीमा भी बोल उठी, दीदी ने तो हद ही कर दी। ऐसी लूट मचा रखी है मानो फिर कभी कुछ मिले या ना मिले। उस समय उसने सीमा को टोक दिया था, पर उसने जो कहा वही तो उसके मन में भी चल रहा था। तो क्या आज लड़कियां स्वयं ही दहेज चाहने लगी हैं? बार बार यह प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को मथने लगा था। शायद आज का युग वर्ग अपनी गृहस्थी को तिनका तिनका जोड़कर सजाने में विश्वास नहीं रखता। यही कारण है कि आजकल लड़के वाले दहेज मांगे ना मांगे, वरन लड़कियां ही दहेज में ऐसो आराम के सारे साधन चाहती हैं। कविता ने सोच लिया था कि वह रीना की इस मांग के बारे में विनीत को कुछ भी नहीं बताएगी। स्वयं ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। दूसरे दिन विनीत को ऑफिस भेजकर निपटी ही थी कि फिर रीना का फोन आ गया। मम्मा, क्या तुमने डैडी से बात की? बेटी, तुम तो हमारे घर की स्थिति के बारे में भली भांति परिचित हो। अभी तुम्हारे विवाह पर कितना खर्चा हुआ है, लोन लिया, पैसे तो चुकाने ही हैं। सीमा की पढ़ाई के खर्चों के साथ साथ 3-4 वर्ष में उसका विवाह भी करना है। स्वर में अनचाहे गिड़गिड़ाहटपन आ गई थी। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूँ, पूरा एसी खरीद कर देने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। उसके लिए भी तुम मना कर रही हो। वह तो हम अपने आप ही खरीद लेते, पर आपको तो पता ही है कि कुछ दिनों पूर्व नवीन ने फ्लैट बुक किया है, उसी के लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसीलिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वो सब तुम दोनों का ही है, फिर मना क्यों कर रही हो? कहकर उसने क्रोध से फोन रख दिया। यह उसका चिर परिचित अंदाज था। उसे मालूम था उसका फोन फिर आएगा। इस बार उसने भी निर्णय ले लिया था कि इस बार वह नहीं झुकेगी। आखिर कब तक वह उसकी जायज और नाजायज मांगों को पूरा करती रहेगी? कब वह अपने माता पिता के एहसासों को समझेगी? अब वह बच्ची नहीं है। उसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता की भी अपनी जिंदगी है, उनके अपने खर्चे हैं। बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते जीवन के लिए कुछ बचाना भी है। फिर वह अकेली तो नहीं है, उसकी एक बहन और है, उसे भी पढ़ाना है, उसका भी घर बसाना है। यहाँ तो एक की कमाई से ही घर चल रहा है, वो तो दोनों ही कमाते हैं। फिर भी जब चाहे अपनी डिमांड रख देती है। कमाऊ बच्चे अपने माता पिता को कुछ दे नहीं सकते तो उनसे मांगे भी नहीं। कविता को मालूम था कि रीना की मांग को ठुकराना आसान नहीं होगा। शायद विनीत से भी टक्कर लेनी पड़े, माँ पुत्री के रिश्ते में दरार भी आई, स्वार्थी बनने का भी इंजाम लगेगा, पर वह झुकेगी नहीं। माता पिता का काम बच्चों को पालना ही नहीं, उन्हें सुखी भविष्य देने के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराना है। आज हम हैं, पर जब कल हम नहीं रहेंगे तब तो उसे अपनी समस्याओं के समय को जूझना होगा। आखिर कब तक हम वह हमारी उंगली पकड़कर चलती रहेगी? कब तक उससे मांगों को आगे हम सर झुकाते रहेंगे? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो इन नाजायज दस्तकों मांगों पर रोक लगनी ही होगी। फिर आज से ही क्यों नहीं? वह विनीत से बात भी नहीं कर पाई थी कि शाम को ऑफिस से विनीत के आते ही फोन की घंटी बजी। फोन विनीत ने ही उठाया। फोन रीना का ही था। उसकी मांग सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं पैसे भेज दूंगा। कविता के पूछने पर नवीन ने रीना की बात बताई तो कविता ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उसकी बात सुनकर विनीत ने सहज स्वर में कहा, कविता, रीना हमारी बच्ची है, हमसे कुछ मांग रही है तो मना करना उचित नहीं है। वैसे भी अगले माह उसका जन्मदिन है, उस पर कुछ उपहार तो देगी ही, यही सही। वैसे भी इसी महीने मेरी एक एनएससी मैच्योर हो रही है, करीब 50,000 के करीब मिलेंगे। पहले सोच रहा था कि उनको फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, सीमा के विवाह के वक्त काम आएंगे। अब 25,000 ही डालूंगा। कहते हुए विनीत के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह चुपचाप फ्रेश होने के लिए चले गए। विनीत की पेशकश सुनकर कविता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, पर विनीत के चेहरे पर छाया दर्द उसे इतना अवश्य एहसास करा गया था कि कुछ तो छोड़ दे। तो आज की पीढ़ी जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और लालची होती जा रही है। अपनी कमाई तो क्लब, होटलों और पिक्चरों, डिजाइनर कपड़ों में खर्च करके जीवन का एक एक पल एंजॉय करना चाहती है, पर बूढ़े होते हुए माता पिता की इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आज की इस स्वार्थी में जूझती कविता को दुख तो इस बात का भी था कि यह लड़के तो लड़के, आज लड़कियां भी माता पिता से रुपये ऐंठने में पीछे नहीं हैं। तभी तो उनकी मांगे नित सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही हैं।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।